Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो MSc Physics Entrance 2024 के जो भी एग्जाम्स बचे हैं उनके लिए हमारी जो PYQ सीरीज चल रही है, आज है उसका सेकंड लेक्चर। इसके पहले ऑलरेडी मैकेनिक्स का एक लेक्चर हो चुका है जिसके अंदर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया पीजी एंट्रेंस में 2019 और 20 में आए हुए क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे। आज के पेपर में मैं आज के जो लेक्चर है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं 2022 और 23 में आए हुए क्वेश्चंस। हालांकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें काफी कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस दिखेंगे, इसलिए काफी क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़े भी हैं। तो जामिया के अगर 2014 से और 2023 तक के आप पेपर उठा के देखो तो काफी कुछ क्वेश्चन उसमें रिपीटेटिव आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ ये है कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा के जाते हैं तो आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। पर जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप 50% मार्क्स करेंगे। एग्जाम का मतलब जो भी पैटर्न है वो जो है जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो सभी लोग करेंगे, तो 50% तक आप स्कोर कर जाते हैं एग्जाम के अंदर। यानी कि 100 नंबर का पेपर है, 50 के आसपास आप स्कोर करते हैं तो आप सेफर साइड में आ जाते हैं। 40 से 50 के बीच में आप स्कोर करते हैं तो सेफर साइड में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए वो बेल आइकन है वो जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है फिर आपके पास 2 दिन में 3 दिन में आपको पता लगता है कि लेक्चर आ चुका है। और रेगुलर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन का उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है इफ द लैग्रेंजियन इज साइक्लिक इन क्यू देन। देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो लैग्रेंजियन है वो फंक्शन है, लैग्रेंजियन है फंक्शन किस किस का, क्यू का, क्यू डॉट का और टी का। और जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिसिंग कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एनी ऑफ द मिसिंग कोऑर्डिनेट। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट की जब हमने बात की थी तो हमने ये बात की थी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें से जो भी मिसिंग कोऑर्डिनेट है उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। मिसिंग कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या लिखते हैं? डी अपॉन डी टी, और फिर इसको हम क्या लिखते हैं? डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। अब अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्योंकि क्यू मिस है तो क्यू मिस है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो डी अपॉन डी टी और डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट ये किसके बराबर हो गया? 0। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा? डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये किसके बराबर होता है? मोमेंटम। तो यहाँ से आ गया मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल हो गया? वो कांस्टेंट के इक्वल हो गया, जिसको हम कंजर्व कहेंगे, है ना? इसको हम क्या कहेंगे? कंजर्व कहेंगे। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है पी वो क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर क्यू डॉट जो क्यू है, सॉरी क्यू की वैल्यू अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें स्क्लेरोनॉमस कंस्ट्रेंट है। अब स्क्लेरोनॉमस जो कंस्ट्रेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है? टाइम के डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती। दो तरह के हम चीजें कंसीडर करते हैं, एक करते हैं एक्सप्लिसिट और एक करते हैं इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट जो है, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट और एक हम पढ़ते हैं इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट डिपेंड ऑन टाइम, डायरेक्ट डिपेंड ऑन टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट का मतलब है डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, यानी कि इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टाइम, इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूं ऐसे एक्स वाई और जेड, यहां पर लिख रहा हूं एक्स वाई और टी, तो ये है एक्सप्लिसिट। और अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं एफ एक्स वाई जेड, तो ये है इम्प्लिसिट। तो स्क्लेरोनॉमस जो है, स्क्लेरोनॉमस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते टाइम, है ना? तो स्क्लेरोनॉमस क्या होते हैं? स्क्लेरोनॉमस, एक तो इनके नाम भी अजीब अजीब से याद भी नहीं होते। स्क्लेरोनॉमस does not depend does not depend on time, does not depend on time explicitly, explicitly। ठीक है, ये डायरेक्टली टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसका एग्जांपल जो होता है उसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो
सिंपल पेंडुलम। इसका एग्जांपल जो आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो सिंपल पेंडुलम। जबकि आपसे अगर रियोनोमिक, जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, उसको बोलते हैं रियोनोमिक। तो रियोनोमिक का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो उसमें आप बोल सकते हैं कि ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटिंग पेंडुलम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहाँ गया, फोर्थ आ गया सीधा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसको फोर्थ लिख दिया गलती से। द हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग टू द लैग्रेंजियन एल इक्वल्स टू ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई इज गिवन बाय। तो हैमिल्टोनियन जो इक्वेशन है वो लिखी जाती है हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ क्यू डॉट और पी माइनस एन। इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लंग्रेजियन बनाना है। लंग्रेजियन के लिए हमें एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको गायब करना है क्योंकि इक्वेशन में आ नहीं रहा। उसको कैसे गायब करें, तो उसके लिए मैंने लिखा एल इक्वल्स टू ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो मोमेंटम है वो किसके बराबर, डेल एल। अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये निकलेगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो यहाँ से आप लिख दोगे पी एक्स। और इसी तरह से आप निकाल सकते हो पी वाई। तो पी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एल अपॉन डेल वाई। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, पहले आप पी एक्स निकाल लो और फिर पी वाई निकाल लो। इसके लिए पी एक्स के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी ए एक्स डॉट। तो यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू बन जाएगी पी एक्स अपॉन ए। ठीक है, टू भी आएगा, टू पी एक्स अपॉन टू ए। और इसी तरह से पी वाई की जो वैल्यू है वो आएगी टू पी वाई डॉट। तो यहाँ से वाई डॉट की वैल्यू बन जाएगी पी वाई अपॉन टू बी, पी वाई अपॉन टू बी। तो यहाँ सबसे पहले तो हम एल की वैल्यू बना लेते हैं। तो एल की वैल्यू जो बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी कितनी, वो बन जाएगी पी एक्स स्क्वायर ओवर फोर ए प्लस पी वाई स्क्वायर ओवर फोर बी माइनस के एक्स वाई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू और वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली ये वाली वैल्यू को उठाया हमने। इस वाली वैल्यू से हम क्या बनाएंगे, ये लिखा है क्यू डॉट। क्यू डॉट का मतलब है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, पी का मतलब है मोमेंटम। तो इससे हम बना लेंगे एक्स डॉट और ये हो गया पी एक्स। और इसी तरह से वाई डॉट और ये हो जाएगा पी वाई। एक्स डॉट पी एक्स और वाई डॉट पी वाई। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, एच की। एक्स डॉट की जो है हम क्या रख सकते हैं, पी एक्स अपॉन टू है, तो स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर ओवर टू ए। सिमिलरली यहाँ पर बन जाएगा पी वाई स्क्वायर ओवर टू बी। और यहाँ माइनस एल करना है, तो एल की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये आ गया पी एक्स स्क्वायर ओवर फोर ए और प्लस ये आ गया पी वाई स्क्वायर ओवर फोर बी और माइनस के एक्स वाई। अब यहाँ इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया पी एक्स स्क्वायर ओवर टू ए। ये फोर माइनस करेंगे तो फोर आ जाएगा ना, हाफ में से फोर माइनस होगा तो फोर ए आ जाएगा। पी एक्स स्क्वायर ओवर फोर ए प्लस पी वाई स्क्वायर ओवर फोर बी और ये हो जाएगा प्लस के एक्स वाई। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ गया हमारे पास एच इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर ओवर फोर ए प्लस पी वाई स्क्वायर ओवर फोर बी और प्लस के एक्स वाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन इसका नहीं, इसमें तो नहीं, बी में नहीं है। बी में ए फोर ए पी एक्स स्क्वायर ओवर फोर ए पी वाई स्क्वायर ओवर फोर बी प्लस के एक्स वाई। हाँ, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको उठा के डालना है सीधा से। तो ये इस तरह से आपको हैमिल्टोनियन के क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अभ्यास 2.0 बैच ऑलरेडी रनिंग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बैच जो एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम लाइक जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी जो है, जो भी रिमेनिंग एमएससी एंट्रेंस एग्जाम बचे हैं इस साल के, उन एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बैच है। इस बैच में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके पीवाई क्यूज भी होंगे जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जितने भी क्वेश्चंस है इंक्लूडिंग पीवाई क्यू हम इतने कर लें कि जब हम एग्जाम देने जाएं तो हमें देखे देखे क्वेश्चन दिखाई दे और उनको हम सॉल्व करके अपना जो सिलेक्शन है उसको हम फाइनलाइज कर लें।
है ना। इधर उधर से कहीं से भी एमएससी करने के बजाय अगर आपका सीयूईटी पीजी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, अगर आपका जैम का एग्जाम भी अच्छा नहीं हुआ है, या आपको जामिया और एएमयू जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो उनके लिए अगर इतनी सी मेहनत में हमें मिल जाता है थोड़ा सा 1-1.5 महीने की मेहनत के अंदर, और हमें आउटकम अच्छा खासा मिल जाता है, तो हमें बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच की जो प्राइस है वो रहेगी 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन इंटरचेंज हो गए थे 3-4, हाँ ठीक है। तो जनरलाइज मोमेंटम px ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी vx इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको ये बताया था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है किसी पार्टिकल की, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि उसका डेरिवेशन आप कर पाओगे इतना पॉसिबल नहीं है एग्जाम के अंदर। तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं टी माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू वी डॉट ए। यहाँ फाइव जो होता है वो होता है स्केलर पोटेंशियल, और ए जो होता है वो वेक्टर पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में बात चल रही है, तो टी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एम वी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू, और एक्स डायरेक्शन में है तो ये वी डॉट ए यानी कि वी एक्स डॉट ए एक्स आई, तो ये बन जाएगा वी एक्स, और ये हो गया ए एक्स, इसको आप लिख दो ए एक्स। अब आपको मोमेंटम निकालना है एक्स डायरेक्शन में, तो मोमेंटम के लिए आप क्या करोगे, मोमेंटम के लिए आप लिख दोगे डी एल अपॉन डी एल डी एक्स डॉट। डी एक्स डॉट का मतलब हो गया इसको वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2/2 एम वी एक्स, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, प्लस यहाँ पर बन जाएगा क्यू ए एक्स, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर आ गया पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम वी एक्स और प्लस क्यू ए एक्स, एम वी एक्स प्लस क्यू ए एक्स। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका सी, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द लैग्रेंजियन ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल इज गिवन बाय। लैग्रेंजियन हमें गिवन है, वो गिवन है L इक्वल्स टू हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी आर। ठीक है, ये लेक्चर्स जो भी देख रहा है प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए कि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या और क्या इस पे इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, और कुछ क्या बेटर किया जा सकता है, तो बताया करो, देख के निकला मत करो। और प्लीज शेयर भी किया कीजिए कि बाकी जो लोग हैं जिनको भी इस तरह के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी तरह, तो उनके पास भी ये लेक्चर्स पहुंचे। तो हमें जनरलाइज मोमेंटम निकालना है, तो जनरलाइज मोमेंटम निकालना तो वैसे ही, अब यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है, एक आर और एक थीटा, तो एक बार आर के रेस्पेक्ट में यानी कि आर डॉट के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, और एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में। तो पहले आप निकाल लो पी आर की वैल्यू हो जाएगी डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, तो उसके रेस्पेक्ट में जब करोगे तो ये बनेगा 1/2 एम, तो एज इट इज रहेगा। आर डॉट स्क्वायर का करोगे तो ये बनेगा 2 आर डॉट, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम आर डॉट। बाकी आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करोगे तो जीरो हो जाएगा। फिर आप निकाल लो पी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट आपको करना है, और यहाँ पर भी वही सेम कहानी 1/2 एम, ये आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये बनेगा 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर और थीटा डॉट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर डॉट और एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और अगर मैच कराओ तो मैच करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा इसका ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का पर्टिकुलर का, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following symmetry property leads to conservation of linear moment? देखो तीन तरह की है, एक है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस की जब हम बात करते हैं, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस हमें बताती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। ये किसको बता रही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। जब हम बात कर रहे हैं वो आइसोट्रॉपी की, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमें बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम
और जब हम बात कर रहे हैं होमोजेनिटी ऑफ टाइम की, होमोजेनिटी ऑफ टाइम, तो ये हमें बता रहा है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कहाँ पर आएगा, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स गिवन बाय, फोर्स की जो वैल्यू है वो है F इक्वल्स टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू है। नेट वर्क डन निकालना है, तो नेट वर्क डन के लिए एक स्मॉल एलिमेंट के लिए आप बात कर लो, और फिर F डॉट dx, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5, इसको इंटीग्रेट कर दो। F का जब इंटीग्रेशन करोगे 0 से 5 में, तो ये है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी 7x माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2, 2x स्क्वायर ओवर 2, ये 2 है, इसको करेक्ट करो, ये वैल्यू है 2, 2x स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पर बनेगा 3x क्यूब ओवर 3, और यहाँ आप वैल्यू डालो कितनी, 0 से 5, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बनेगा 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पर बन जाएगा 5 क्यूब, तो ये आ गया 35, ये आ गया 25, और ये आ गया 125। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 135, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चे आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने पहले कोई प्रिपरेशन नहीं की है, जिनकी पहले कोई भी रैंक नहीं आई है, चाहे वो पीछे ही क्यों ना हो, तो उन बच्चों के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है, लक्ष्य 2025 आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी अलॉन्ग विद द डीपीपी इन द टेस्ट फॉर्म, डीपीपी जो अवेलेबल रहेंगे टेस्ट फॉर्म, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगी 24/7 आवर्स, जिसको आप देख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लास नोट्स यानी कि क्लास जो होगी उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ इन क्लासेस की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे डाउट डिस्कशन इस बार रखे गए हैं। और जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे तो उसमें आपको तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि नेट टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू और एमएसक्यू, हर तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जो प्रॉपरली प्रिपेयर कराए जाएंगे, ताकि आप एक ही बार में अपने जो एग्जाम है उसको क्रैक कर पाए। इस बैच का जो प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए रिड्यूस करके केवल और केवल 5500 रुपए कर दिया गया है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आईआईटी जैम 2025 एग्जाम की, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू पार्टिकल्स ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम आर मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स ईच अदर विद इक्वल स्पीड, आफ्टर collision they stick together, what fraction of kinetic energy is lost in the process। देखो, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ये जो पार्टिकल है ये है 10 ग्राम और ये जो पार्टिकल है वो है 20। लेट सपोज इसकी स्पीड है u और इसकी स्पीड है u। कॉलिजन के बाद ये इसकी तरफ आ रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, कॉलिजन के बाद दोनों कंबाइंड हो गए, तो दोनों का जो मास हो गया वो हो गया 30 ग्राम, और मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लगाते हैं तो क्या लिखा जाएगा, m1 u1 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू, ये बनेगा m1 प्लस m2 और इनटू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। पहले वाले का मास है 10, तो इसको हमने लिख दिया 10 इंटू यू, ये लिखा जाएगा 10 इंटू यू। इसको लिख दिया हमने 20 इंटू यू, ये हो जाएगा 30 इंटू बी, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी और दैट इज इक्वल्स टू u बाय 3। अब यहाँ पर हम एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 कितना हो गया, 30 हो गया, और v स्क्वायर कितना हो गया, u स्क्वायर बाय 9। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना बनेगा, हाफ u स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 30 और u स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि के ई एफ अपॉन के ई आई इसकी वैल्यू बताओ। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, हाफ इंटू 30 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 9, और ये कितना है, हाफ इंटू 30 इंटू यू स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो के ई एफ यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या फ्रैक्शन होगा, वो होगा 1/।
तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा इसका 1/9 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x is equals to t minus 2 whole square where x is in meters and t in second। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है t minus 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। यहाँ से हम निकाल लेंगे वेलोसिटी, तो dx अपॉन dt यानी कि v, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2t माइनस 4, ये वेलोसिटी है। हमें क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड जो है डिस्टेंस, उसको हम कैसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन v dt। इंटीग्रेशन v dt जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2t माइनस 4 और ये dt। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 2t स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा t स्क्वायर और माइनस 4t, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। मॉड में लिखा है मैंने, मॉड में क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी दो वैल्यू हमारे पास बन सकती है। 0 से 2 जब हम लिखेंगे तो उसमें इसकी वैल्यू जो बनेगी फॉर 0 to 2 और 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4t माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर माइनस 4t वो बनेगी 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 मीटर। करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, हाँ इसमें कई बच्चे ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे, टी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 माइनस 2 और उसका स्क्वायर करा तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो वो नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, टोटल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल यहाँ पर में से कुछ हाफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लगा हुआ प्लस माइनस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है हमें हाफ के एक्स स्क्वायर। पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी ई टर्न्स बैक व्हेन इट रीचेस x इक्वल्स टू प्लस माइनस। If V and K indicate the potential and kinetic energy respectively of the particle x equals to plus a, then which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो x एम्पलीट्यूड की वैल्यू पर, जब x की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उस जगह जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो व्हेन x इक्वल्स टू a, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ई के, टोटल काइनेटिक एनर्जी ई के। और जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी की जो वैल्यू है वो होती है ओमेगा स्क्वायर, वी इक्वल्स टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जी, यानी कि जब एक्स इक्वल्स टू ए होगा तो वी एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा v इक्वल्स टू ई एंड k इक्वल्स टू 0, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लैग्रेंजियन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया है वापस, काफी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी टी माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू वी डॉट ए। अब यहाँ पर टी ना पूछकर उसकी जगह काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दिया तो उसमें ऐसा कौन सा घबराने, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू वी डॉट ए, खत्म। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया इसका सी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स रिप्रेजेंट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो इसका आंसर आएगा बी। आपको करना क्या है, कर्ल ऑफ एफ निकालना है। कर्ल ऑफ एफ जिसका 0 आ जाएगा वो नॉन कंजर्वेटिव जो है वो कंजर्वेटिव हो। कर्ल ऑफ एफ जिसका 0 आ जाएगा वो होगा कंजर्वेटिव। तो एक तो मैं बता रहा हूँ कि बी जो है वो कंजर्वेटिव है, आपको ये पूछा है नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पर ध्यान रखना आपको क्या पूछा है, नॉन कंजर्वेटिव पूछा। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से किसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जब भी देखो तो आप बताना इसका कर्ल ऑफ एफ किसका 0 नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द इनर सरफेस। अब ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है, इसके पहले वाले पीवाईक्यूज में भी आंसर आएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रेंट ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो होलोनोमिक, होलोनोमिक जो कंस्ट्रेंट होते हैं मतलब जिनकी जो इक्वेशन है उनको इक्वलिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं होलोनोमिक।
स्क्लेरोनमस जो डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं करते, मतलब जिसमें एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं करते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, द बॉडी इज kept on the floor of elevator at rest. The elevator start to descend with an acceleration. तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस जी या g माइनस ए, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 10, ये आ रहा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ गई, इसका मतलब जो बॉडी है वो कॉन्टैक्ट को छोड़ देगी। दैट मीन्स बॉडी लेफ्ट द कॉन्टैक्ट, लीव्स द कॉन्टैक्ट या लेफ्ट द कॉन्टैक्ट, बॉडी कॉन्टैक्ट को छोड़ देगी तो उसके पास एक्सेलरेशन कौन सा रह जाएगा, तो एक्सेलरेशन उसके पास रह जाएगा जी वाला, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको क्या निकालना है एस की वैल्यू, तो एस किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एस जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी की वैल्यू कितनी होगी 10 और टी की वैल्यू आपको कितनी 2 सेकेंड्स, तो 2 का मतलब हो गया 4, तो आंसर आ जाएगा इसका 20 मीटर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास इसका डी, यानी कि 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, इफ अ फोर्स इज डेरिवेबल फ्रॉम द पोटेंशियल वी आर, एफ इक्वल्स टू आपको बोला है डीवी अपॉन डी, अगर ये है तो इसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव। ये कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका जो कर्ल है वो किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये थे 2022 और 23 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। होपफुली क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, और ऐसा कोई सॉल्यूशन इसमें रॉकेट साइंस वाला नहीं है जो आपको समझ में नहीं है। मंजिल सीयूईटी पीजी 2025 बैच स्टार्ट हो रहा है 28 ऑफ मार्च से। जो भी बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है सीयूईटी पीजी 2025 के लिए, तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। ये बैच आईआईटी जैम के बैच से अलग होगा, सॉरी 31 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च से। ये जो बैच है ये आईआईटी जैम का जो बैच है उससे अलग होगा, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको 11th-12th क्लास के जो क्वेश्चंस है वो भी कराए जाएंगे, साथ में जो पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है, कई इस बार टेबल वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, इसके पहले में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो अब वो जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर जो है 11th-12th वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, आपकी ग्रेजुएशन के क्वेश्चन भी वहां पर मिलाए जाते हैं, और वो पैटर्न वैसा टच कराया जा रहा है कि जहां पर थ्योरी की नॉलेज आपको ज्यादा होनी चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर कमांड आपको ज्यादा होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू न्यूमेरिकल। जब हम जैम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन करते हैं, जब हम सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करेंगे तो न्यूमेरिकल कम, वन लाइनर, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनकी हम ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए दोनों जो बैच है इनको हमने अलग कर दिया है। तो ये बैच की जो प्राइस है वो लिमिटेड टाइम के लिए रिड्यूस करके 4500 रुपीज कर दी गई है। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी बैचेस के रजिस्ट्रेशंस ओपन है, चाहे वो जैम का बैच हो, चाहे वो सीयूईटी पीजी का बैच हो, और चाहे वो अभ्यास 2.0 बैच हो। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस जो भी मैंने कराए हैं वो आप होंगे। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।